आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यकीन मानिए जितने भी आपके डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, जो भी समस्या है इस टॉपिक में, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बस ध्यान से सुनते रहना। हम धीमे धीमे सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। और इनर्शिया तुम जानते हो कि जो ट्रांसलेशन मोशन है उसमें इसकी बात होती है। अगर न्यूटन का पहला लॉ अगर थोड़ा हल्का फुल्का सस्ता वाला भी याद हो, कौन सा? फर्स्ट लॉ किसका? न्यूटन का। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, मोशन में तो मोशन पे रहती है। किसकी वजह से? वो रहती है इनर्शिया की वजह से। मतलब इनर्शिया वो चीज़ है जो किसी बॉडी को उसके स्टेट में रखती है। ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो, देखो इनर्शिया वो चीज़ है जो किसी बॉडी को उसकी स्टेट में रखती है। मतलब इनर्शिया की वजह से ही उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है। जैसे अगर मान लो ये बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। रियल लाइफ में यहाँ देखने इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन पहले से एक एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है, इसलिए कोई रोल करती हुई बॉल भी बाद में थोड़ी बहुत रुक जाती है। लेकिन अगर ये सब कंडीशन मानी जाए, आइडियल कंडीशन मानी जाए, तो कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। जैसे अगर ये मान लो तुम्हारे कैरम खेल तुमने अगर एक बार स्ट्राइकर मारा तो पूरा ये घूमता ही रहेगा। एक कंडीशन ऐसी है। तो ऐसा सिंपल सा मैं समझने वाली बात थी और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर इमेजिन करो, जैसे वो जो चीज़ कभी नहीं होती उन चीज़ों के बारे में इमेजिन करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास क्या है, एक बॉल है या मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। मान लो इसमें इनर्शिया है ही नहीं है। क्या नहीं है? मतलब इसमें इनर्शिया है ही नहीं, मतलब वो क्षमता ही नहीं हो, प्रॉपर्टी नहीं जो इनर्शिया हो। देखना रेस्ट पे होगी तो अपने आप बिन उसके किसी के मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन है तो अपने आप रेस्ट में आ जाएगी। इस कहने का मतलब ये होता है। तो इस बात को हम लोग थोड़े और डिटेल में समझते हैं। आखिरकार इनर्शिया मतलब वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। स्टेट मतलब अगर कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो बात है वो रोटेशन के बारे में है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, क्या हो रही है? अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही तो रोटेट ही करती रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ किसके एनालॉगस, मतलब इनर्शिया से है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्षमता है, वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही तो रोटेट करती रहेगी, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। मतलब इनर्शिया के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना किया जाए। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो मैं काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी बात। देखो इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आखिरकार क्या है। अब हम आगे आगे इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं कि तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल पार्टिकल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिंगल पार्टिकल्स के बारे में। फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी बताता है कि कितना भारीपन है। जैसे ये अभी सब चारों के मान लो कोई रॉड है तो इसके जो सेंटर ऑफ मास होता है इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी l है और इस पॉइंट के अबाउट होता है ml²/3। मतलब ए वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ए वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। इसका मतलब अगर तुम इसके अबाउट अगर कोई चीज़ रोटेट करोगे या अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अगर अबाउट रोटेट करोगे तो तुम्हें कम भारीपन लगेगा देन इसके यहाँ भारीपन ज़्यादा लगेगा रोटेट करने में। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ही कोई अपनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाता है। सिंगल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मतलब देखो कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो किसी न किसी पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करती है। जैसे तुम्हारी अर्थ है, अब तुम्हारी क्या हमारी भी अर्थ है, मैं थोड़ी कोई दूसरे ग्रह से आया हूँ। जैसे मान लो ये है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के धागा बंधा है तो इसमें से रोटेट कर रहा है। सिंपल सी कहानी हमने समझ ली है। अगर हम पूछें कि आखिरकार इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो आई इक्वल टू होगा इसका जो भी मास हो, मास मान लो m है, यहाँ से लेके एक्सिस से लेके इस पार्टिकल्स की दूरी कितनी है? r है, तो हो जाता है mr²। ये है सिंगल पार्टिकल्स का। इतना याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इक्वल टू होता है mr²। बहुत ध्यान से रखना, आगे आगे बहुत काम आएगा। जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया। अगर हम पूछें कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो वो तुम जानते हो कि r/p होता है। ऐसी सी बहुत सारी चीज़ें होती जाएंगी धीमे धीमे, क्योंकि ये सब हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा याद करा रहे हैं। तो हमने इतना लिख लिया है, ये रहा सिंगल पार्टिकल्स के लिए। तो चलो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो क्या करो, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपली समझते हैं आखिरकार। देखो क्या लिखी डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मान लो देखो फिक्स्ड एक्सिस है, देखो ऑफ अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स constituting the body and the square of their respective distance from the axis of rotation। ज़्यादा देखो परेशान बिल्कुल होने वाली बात नहीं है। जैसे देखो कैसे, मान लो ये बॉडी है, क्या है? ये है एक बॉडी। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। किसके अबाउट कर रही है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे कर रही है। देखो मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम पार्टिकल्स रखते हैं। जैसे मान लो यहाँ ये एक पार्टिकल्स है, इसका नाम रख दिया m1, इसका पार्ट ये m2 हो गया है, m3 हो गया है, m4 हो गया है, r1, r2, r3 और r4। अब देखो सिंगल पार्टिकल्स के लिए तो हमारे पास हमने निकाले थे I इक्वल टू mr²। अगर मान लो हमें इतने सारे पार्टिकल्स में सिस्टम है, मतलब पार्टिकल्स बने हैं, पार्टिकल्स मिलकर सिस्टम बना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एक्सिस है, इससे अब रोटेट हो रहा है, तो हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, m1 r1 का, जैसे m1 हमने क्या मान लिया? 10 ग्राम मान लिया है। r1 मान लो हमने मान लिया है 2 सेंटीमीटर। तो इससे क्या नाम है? इस पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होगा? I इक्वल टू होगा 0.01 kg में कन्वर्ट किया, और ये 2 तो 0.02 सेंटीमीटर। तो इसको तुम करोगे तो 0.0002 आ गया इसका आंसर। तो ये kg मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा हो गया। देखो यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखो I इक्वल टू क्या हो गया? mr² हो गया कि नहीं? इसकी kg होती है ऐसा यूनिट, r की मीटर स्क्वायर हो जाती है, तो kg मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई है। और हमें क्या करना है? सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने क्या लगा? इस पार्टिकल्स का मूवमेंट m1 r1², यहाँ से लेके r डिस्टेंस है, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर, और डॉट डॉट जितने भी तुम्हारे पार्टिकल्स हों। आखिरकार हम देखो जो ये लाइन लिखी थी ना, वो सेम टू सेम ये हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। इस सब का मतलब यही है। तो I इक्वल टू क्या हो गया है कि I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो। देखो I 1 है ना ये, और n तक लेते जाओ, mi ri²। देखो जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, चैप्टर कवर पूरे कर होंगे, उसे इन सब का मतलब भी समझ आ गया। इस सब का मतलब क्या मैं एक बार समझा चुका हूँ। तो हमने इतना सिंपल सा देख लिया है। यूनिट हमने देख लिया। अगर कोई पूछे कि सर इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, डायमेंशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। देखो I इक्वल टू mr² है कि नहीं? इसका डायमेंशन m है, इसका डायमेंशन l² है, तो ml² इसका डायमेंशन हो गया है। अगर mlt में कोई लिखना चाहे तो ml² t की पावर 0, क्योंकि यहाँ टाइम तो कोई आ ही नहीं रहा है।
तुमने देख लिया कि इसका डायमेंशन है, यूनिट बना लिए, CGS में कन्वर्ट करते रहोगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि तुम्हें काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो इतनी सी बात हम लोगों ने समझ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। जैसे वही मैंने बताया कि जैसे अगर मान लो, जैसे देखो ये सब तो बाद में समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये रॉड है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है I=ml²/12। ये सारी चीज़ प्रूफ करेंगे। जैसे मान लो इसका इतना होता है, जैसे मान लो ये रॉड है, ये सेम टू सेम लेंथ की है, सेम टू सेम दोनों रॉड का मास सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन ये रॉड यहाँ से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इसका हो जाता है ml²/3। तो इसका मतलब है कि ए है और बी है, मतलब ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है बी से। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम इसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वहाँ टॉर्क की ज़रूरत ज़्यादा होगी। क्या होगी, दोबारा सुनो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है वहाँ टॉर्क की ज़रूरत, टॉर्क ज़्यादा चाहिए पड़ता है, टॉर्क की अमाउंट ज़्यादा चाहिए पड़ती है उसकी स्टेट चेंज करने में। जैसे अगर ये रेस्ट पे है, ये इस अबाउट है, अगर ये रेस्ट पे तो इसको मोशन में लाने के लिए तुम्हें ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा देन इसके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का फील हो रहा होगा। इसी को कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिरकार बताइए कि किस किस फैक्टर पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। देखो I=mr² है। तो पहली बात जो फैक्टर है वो है मास, कि आखिरकार मास ऑफ द बॉडी, पहला है कि उसके मास पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है को शेप एंड साइज पर, शेप एंड साइज मतलब पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तीसरा बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, मतलब कहाँ कौन सा कितना मासेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और चौथा पॉइंट है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे कहने का मतलब देखो, हमने यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करी, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ थी, फिर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कर दी है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो गई है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग है। ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन सब कुछ सेम है। जैसे ही हमने एक्सिस चेंज करी वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो गई है। तो इतनी तुमने देख लिया कि किस किस चीज़ें फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी हद तक तुम्हें इस टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, जिस सिस्टम का मोमेंट ऑफ, देखो ध्यान से दोबारा सुन, देखो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है वहाँ टॉर्क ज़्यादा चाहिए पड़ता है उसकी स्टेट चेंज करने में। तो यहाँ तक काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई हमारा हर बार की तरह से पहले सिंगल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़े मतलब पूरा सिस्टम के बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा कोई भी बात घबराने वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये कोई पार्टिकल्स है, ऐसा रोटेट कर रहा हूँ मतलब इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने क्या बोल दी है, r है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने b ले ली है, मतलब लीनियर वेलोसिटी इसकी b है। तो तुमने कहा अच्छी बात है। हम कहेंगे इसका मास m है, तो हम पूछें कि I= कितना है, तुम कहोगे mr²। इसके क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं कहीं I लिखते हैं, कहीं कहीं mi लिखते हैं। mi= मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका फुल फॉर्म है, एक IMR²। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर मैं तुमसे क्या पूछूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पार्टिकल से, तुम कहोगे 1/2 mv²। मतलब देखो वो मास छोटा लिखो बड़ा लिखो बात एक ही है, 1/2 mv²। समझ रहे हो।
तुमने अगर एक चीज़ जानते हो, एक रिलेशन देखा होगा तुमने कि v इक्वल टू ओमेगा आर का, ये एंगुलर वेलोसिटी है, आर है, और ये भी बी है। जैसे मान लो इसकी जो वेलोसिटी होगी तो बी, इस जो बी है ना, इसको तुम ओमेगा आर लिख सकते हो। ओमेगा क्या है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब आखिरकार कितने से रोटेशन हो रहा है। आर क्या है? एक्सिस से लेकर उस पार्टिकल्स के बीच की दूरी। ये रहा सिंगल पार्टिकल्स के लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम बड़ा सा वही पार्टिकल्स ले लेते हैं। कि मान लो वो सिस्टम है अपने पास, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ये तुम्हारे पास पार्टिकल्स रहे हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब तो तुम्हें ये बात बहुत जल्दी समझ में आना। M1, M2, M3, M4, M5, हम 5 तक की ले रहे हैं। R1, R2, R3, R4 और R5। काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसकी जो v2 है, इसकी v3 है, इसकी v4 है, इसकी v5 है। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है ना वो डिपेंड करती है r पे, दूरी पे। लेकिन इस सिस्टम की एक बात याद रखना कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल्स की सेम है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल्स की सेम है। क्योंकि यही बात होती है कि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है, लेकिन जो बी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो जो तुम बी ऐसे लिखोगे कि v1 इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा r1, v2 इक्वल टू ओमेगा r2, v3 इक्वल टू ओमेगा r3, v4 इक्वल टू ओमेगा r4, v5 इक्वल टू ओमेगा r5। इतनी सी बात तुमने क्लियर कर ली। हमने कहा अच्छी बात है। हम क्या लिखते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे? रोटेशनल काइनेटिक, क्योंकि बेसिकली पार्टिकल्स रोटेट करने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने कहा आराम से बात है। हर पार्टिकल्स की लिखेंगे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 m3 v3 का स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट। जहाँ b1 है वहाँ रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। 1/2 m1 b1 का स्क्वायर ओमेगा r1 का स्क्वायर, 1/2 m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर, 1/2 m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर, और डॉट 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 रख लिया है। हम क्या करेंगे कि 1/2 ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। ओमेगा स्क्वायर बेसिकली कॉमन है। अंदर क्या बचा है? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, और डॉट 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 डॉट। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। जो बॉडी रोटेट कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी तो मैंने ऐसे नहीं, जैसे क्या है देखो, आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा होगा कि AMR स्क्वायर। अगर तुम और कहूँ तो और डिटेल में जाऊँ तो कहूँगा क्या कि I के बराबर नहीं है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का ही फॉर्मूला नहीं है जो ऊपर लिखा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही हुआ कि नहीं, तो अपन ने सिंपल से लिख लिया। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। इसको मैंने पता कैसे याद किया था, मैं अपना तरीका भी बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? mb स्क्वायर, ऐसे याद करते हो कि नहीं? हमारे दिमाग में क्या चलता था कि m का एनालॉगस क्या है? I, b का एनालॉगस क्या है? ओमेगा। और हम किसकी बात कर रहे थे? ये देखो, ये जो बात हो रही है किसकी है? रोटेशन की है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसकी हो जाएगी? जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी याद हो जाएगी अपन को कैसे? वो हो जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। लो बन गया रिलेशन। इसमें कोई बड़ा तीर मारना था क्या? मुझे तो नहीं लगा कि कोई बड़ी समस्या होने वाली थी, कोई बड़ा प्रॉब्लम होने वाली थी।
तो इसका मतलब है कि अपन ने सिंपल सा देख लिया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ये सिंपल सा रिलेशन हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये भी आसान सा है, वही फिगर अपन दोबारा करते हैं। ये एक्सिस है, ये m1 है, m2, m3, m4, r1, r2, r3 और r4। इस पे हम क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम लोग, लगा रहे हैं टॉर्क। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल्स पे टॉर्क कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है T1, τ1, τ2, τ3 और τ4। तो हमने क्या जाना है कि जो टॉर्क है, टोटल टॉर्क, वो इक्वल टू कितना है, T1, τ1, τ2, τ3, τ4 अगर और पार्टिकल्स में डेड डैश। इतनी सी बात हुई क्लियर। तुम्हें कोई दिक्कत कोई समस्या? मैंने देख तुम्हें बताई थी कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, F(r) कि बेसिकली जो टॉर्क डिपेंड पता किस किस पे करता है, अप्लाइड फोर्स और आखिरकार कितनी दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हमने इतनी वैल्यू निकाल ली है। एक तुम चीज़ और जानते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, आर अल्फ़ा। ये वो सॉरी ये लीनियर एक्सेलरेशन जो इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आर क्या है, उस पार्टिकल्स की एक्सिस से दूरी। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है ना, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो पता है किसके बराबर है, ए इक्वल टू है आर अल्फ़ा। आर जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r1। और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सबका सेम रहेगा क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू होता है d ओमेगा अपॉन dt। जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल से सेम है तो उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इसका तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे m1 r1 का स्क्वायर और अल्फ़ा। अब तुम्हारे दिमाग है ना कोई ये वाला चीज़ कहाँ से आ गई है, देखो बहुत सिंपल से समझाता हूँ। टाउ इक्वल टू क्या होता है, F(r), F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma, और A इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आर अल्फ़ा। तो घुमा के क्या हुआ, आर टाउ इक्वल टू m आर अल्फ़ा और फिर ये आर तो यही तो आर, तो m आर स्क्वायर अल्फ़ा। इतनी सिंपल सी कहानी थी, आ गया समझ में कि नहीं? तो इसके लिए इतना लिख लोगे। इसके लिए तुम क्या लिखोगे, m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा। इसके लिए क्या लिखोगे, m3 r3 का स्क्वायर और अल्फ़ा डॉट 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 डेट। अपन को इतने से मतलब नहीं है, अपन ने जितना काम था उतना अपन ने निकाल लिया है। हमने क्या बोला है कि हर किसी का अल्फ़ा कॉन्स्टेंट, अल्फ़ा ले लो बाहर, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर और डट डट डट। अपन को इतने से मतलब नहीं है, बहुत सस्ता वाला अपन ने काम किया। देखो ये दोबारा घूम फिर के क्या बन गया है, mr स्क्वायर। अगर इसमें कन्फ्यूज हो रहा तो परेशानी इसका मतलब होता है सम कर दो इन सब का, मतलब इन सब। देखो जो अल्फ़ा का मतलब ये समेशन का मतलब होता है कि ये सब इन सब के सम हटा के ये सिंपल से सिंबल लगा दो। तो अपन और इसको क्या बोलते हैं, इसी का फॉर्मूला होता है आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो अल्फ़ा आई, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया है, अल्फ़ा आई। तो जो टॉर्क और इसका रिलेशन बना है कि टॉर्क इक्वल टू हो जाता है, टॉर्क इक्वल टू हो जाता है आई अल्फ़ा। अगर हम तुमसे ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन वाली बात करें तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो मेरे दिमाग में ऐसे सेट रहता था कि जो एम का एनालॉगस क्या है, आई है, और ए का है अल्फ़ा, और एफ का है टाउ। तो अपनी अपनी सिंपल सी ट्रिक होती थी याद करने के लिए। तो अगर एफ इक्वल टू एम ए होता है तो टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो बताओ यहाँ तक मज़ा आया कि नहीं? तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम ये वाला रिलेशन से पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल होता है, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वही सेम टू सेम ये फिगर है, सिंपल ये सेम टू सेम फिगर है। तो इसका जो ये पार्टिकल्स है इसका एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन बनाना है। तो हमने कहा कि m1 m2 m3 उसका पार्टिकल्स है, r1 r2 r3 उसके डिस्टेंस हमने सब मान लिया है, कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं कि v इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो b1 इक्वल टू क्या हो जाता है, r1 ओमेगा, b2 इक्वल टू r2 ओमेगा। देखो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है हर पार्टिकल्स की एक सिस्टम में, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी सब पार्टिकल्स की सेम होती है, इस बात को याद रखना। तो डेट डैश बी एन इक्वल टू आर एन ओमेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पी इक्वल टू क्या हो जाता है, एम बी। ये कौन सा जानते हो, सिंपल से जानते हो कि पी इक्वल टू एम बी होता है, ये लीनियर मोमेंटम है। तुमने कहा अच्छी बात है, क्लियर। अब देखो जहाँ बी है वहाँ एक चिपका दो, क्या चिपका दो, ये सिंपल सा है। तो P इक्वल टू का क्या बन गया, एम आर ओमेगा। मुझे तो लगता है कि बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और L इक्वल टू क्या होता है, तुम जानते हो कि पी आर। तो अगर मैं तुमसे क्या कहूँ कि L इक्वल टू क्या हो जाता है, तुम कहोगे, तुम देखो सिंपल, इस P की जगह ए वाला कंटेंट चिपका दो यहाँ। तो L इक्वल टू क्या होता है, एम आर ओमेगा और आर। तो L इक्वल टू जो बनता है तुम्हारे पास वो आ जाता है एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम ओमेगा आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कहानी है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। हमने कहा अच्छी बात है। तो ये L1 एक पार्टिकल्स का है, देखो L1 L2 L3 मतलब हर पार्टिकल्स का मूवमेंट अलग अलग होगा कि नहीं। अगर हम कहें कि पूरा मूवमेंट सिस्टम में कितना है, तुम कहोगे इन सब का जो टोटल है वो पूरे सिस्टम का मूवमेंट है। तुमने कहा L है, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। L1 की वैल्यू क्या लिखोगे, m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो सेम रहेगा, m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर, m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, मतलब L की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही। हमने क्या कहा कि ओमेगा तो कांस्टेंट, तो ओमेगा ले लो बाहर, ओमेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर और डॉट 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 ये। देखो कोई तुम्हें चीज़ ये मिलती जुलती लग रही है कि नहीं, तुम कहोगे पलक से कहोगे कि सर ये तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसका जो क्या हो गया, आई हो गया है। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा आई, मतलब एल इक्वल टू हो गया है आई ओमेगा। तुम्हारे दिमाग में फिर बात खट गई कि नहीं, अरे वाह मजा आ गया है, इसमें थोड़ी कौन सा तीर मारना था। तुमने कहा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको पता मैं कैसे याद रखता था, बहुत सिंपल सा भाई, अपना पुराना देसी तरीका सस्ता वाला। मैंने कहा कि पी इक्वल टू एम भी होता है, तुमने कहा अच्छी बात है। इसका एनालॉगस क्या लिया, हमने कहा एल ले लेते हैं। इसका एनालॉगस क्या होता है, आई होता है। इसका एनालॉगस ओमेगा होता है। तो देखो यही बन गया कि नहीं, ध्यान से देखो, कोई रटने वाली बात हुई कि नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई रटने वाली भी बात हुई है। तो अगर पता है मैं सिंपल से तुम्हें क्या क्या लिखवा दूँ, अगर देखो कोई पूछे समराइज़ कराता हूँ मैं। देखो P इक्वल टू एम बी, तो L इक्वल टू आई ओमेगा, बहुत क्लियर। F इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, कोई दिक्कत। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि देखो मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में।
क्योंकि हम देखो ये जानना कि इसका एनालोगस तो ये काफ़ी आसान तरीके से याद हो गया होगा। देखो एक छोटी सी चीज़ और लगी, वो भी मैं बता दूं। देखो तुम क्या जानते हो, वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, तुम कहते हो एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ वर्क की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे टाउ थीटा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि मेरी हेल्प करना मज़ा आया, कुछ अच्छा सा लगा है, तो कम से कम इस वीडियो को 3 जगह शेयर करिए। मतलब 3 जगह अपने 3 फ्रेंड को शेयर करिए, या फिर 3 किसी ग्रुप में शेयर करिए, बहुत जहाँ बच्चे पढ़ने वाले हो। तो मतलब कम से कम 3 फ्रेंड को वीडियो शेयर करिए और बताइए कमेंट्स में लिख के कि आपको यहाँ तक पढ़ने में कैसे लगा। सिंपल से ये वाले फॉर्मूले जानते थे, ये वाले अपने आप याद हो गए, रटने की कोई ज़रूरत पड़ी, मुझे तो नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ी भी होगी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो, शेयर करते रहो, और जो डाउट्स हो, कन्फ्यूज़न हो, जो भी मेरी बात कोई अगर ख़राब लगी हो, कोई गलती होगी तो वो ही बताओ, सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।